तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग फिर से जो है एरो सीरीज़ का जो सेकंड पार्ट है उस पे आ चुके हैं। और हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो टारगेट बैच के स्टूडेंट्स हैं वो इस एरो सीरीज़ से बेनिफिट ले रहे हैं। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, जो एरो सीरीज़ के क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे सवाल होंगे। और जो भी नीट नहीं क्वालिफाई कर सकें, जो टारगेट बैच वगैरह के हैं इस तरह के स्टूडेंट्स, वो इस एरो सीरीज़ से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। मेरा कोई एम्बिशन नहीं है कि मैं सब्सक्राइबर्स बढ़ाऊँ या फिर व्यू बढ़ाऊँ, ऐसा कोई मेरा एम्बिशन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोगों को, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एडवांस की जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको मैं बेनिफिट दे सकूँ। तो ठीक है, हम लोग देखेंगे अभी सवाल। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिएगा ये सवाल क्या बोल रहा है। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड हिट्स एन आइस ब्लॉक ऑफ मास 990 ग्राम केप्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस फ्लोर एंड गेट्स स्टक इन इट। आप चाहे तो वीडियो रोक कर भी इसको ट्राई कर सकते हैं। हाउ मच आइस विल बी मेल्ट इफ 50% ऑफ द लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी गोज टू आइस। तो हम लोग देखेंगे किस तरह से सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि एक बुलेट जो है, यहाँ पे एक बुलेट बना देते हैं, ठीक है ना। ये बुलेट का मास कितना है? 10 ग्राम। ये बुलेट का मास कितना है? 10 ग्राम है। और इसकी स्पीड जो है ये क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या हो रहा है? ये बुलेट, पार्टिकुलर बुलेट, एक आइस से टकराता है और आइस में स्टक कर जाता है, ठीक है। और स्टक करने के बाद आइस का मास है 990 ग्राम और बुलेट का मास है 10 ग्राम। और मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v है। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो मोमेंटम का कंजर्वेशन प्रिंसिपल होता है, क्या बोलता है? P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। जितने भी टारगेट वाइज वाले हैं वो हर चीज़ समझेंगे। यहाँ पे सिर्फ रैंडम क्वेश्चन होगा, ठीक है। कोई ये नहीं कि सीक्वेंस वाइज होगा, कुछ भी होगा, 11 12 का कुछ भी हो जाएगा। तो पी आई इक्वल टू पी एफ। तो हम देखेंगे ये बुलेट का मास जो है 10 ग्राम इंटू स्पीड क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे मास कितना है? 10 ग्राम प्लस 990 ग्राम। और इसकी जो स्पीड है इसको हम वी डैश मान लेते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होगा? फाइनल मोमेंटम के बराबर। फाइनल मोमेंटम में बुलेट और ये जो आई से आपस में क्या हो रहा है? स्टक हो जा रहा है। तो दोनों के कंबाइंड मास को हम कन्वर्ट करेंगे और कंबाइंड मास के साथ जो पार्टिकुलर वेलोसिटी है उसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 ग्राम इंटू 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 1000 ग्राम। और यही क्या हो जाएगा? वी डैश। हम देखेंगे ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब जो ये वेलोसिटी बची मेरी, ये क्या हुई? ये क्या हुई? 0.2 मीटर पर सेकेंड। यही हो गई वी डैश। वी डैश कितना निकला? 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब हम एक चीज़ यहाँ पे समझेंगे कि जब पार्टिकुलर बुलेट चल रहा था, तो बुलेट चलने के दौरान जब वो आइस से स्टक किया, तो स्टार्टिंग का जो काइनेटिक एनर्जी है वो कुछ और था और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कुछ और था। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस्ट हुआ है कि नहीं, जो काइनेटिक एनर्जी में हमारा लॉस्ट हुआ, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हाउ मच आइस विल मेल्ट इफ 50% ऑफ द लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस्ट का मतलब कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ पे देख लेंगे डेल्टा के ई लॉस काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना हो जाएगा? हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे देखें तो एम जो है वो क्या दे रखा है हमको? 10 ग्राम। तो 1/2 इंटू 10 इंटू क्या हो जाएगा? u का स्क्वायर। u कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। 20 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू एम कितना है? 1000 ग्राम इंटू 0.2। क्योंकि ये वी डैश है तो इसको हम लोग पुट करेंगे। ये फाइनल वेलोसिटी, ये जो पार्ट है हमारा क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। तो इसको क्या पुट करेंगे? वी डैश का स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं कितना आ रहा है। 5 इंटू 400 माइनस, इसको अगर आपस में कैंसिल कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 500 इंटू 0.04। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2000 माइनस, यहाँ से अगर हम पॉइंट हटा दें तो ये हो जाएगा 20, यानी ये हो जाएगा 1980, ठीक है। अब इसको अगर हम 1000 से डिवाइड कर दें तो ग्राम क्या होगा? केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो 1980 डिवाइडेड बाई
1000 कर देंगे और ये जूल होगा हमारा, ठीक है। ये हो जाएगा 1.98 जूल। अब ये जो 1.98 जूल है यही क्या है मेरा लॉस्ट इन काइनेटिक एनर्जी है। ये 1.98 जूल क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और इस पार्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस्ट हुआ है कि नहीं, यही लॉस्ट का 50% जो है आइस में जा रहा है। तो हम इसका पहले 50% निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 50%, यहाँ पे देख लेते हैं। 50% ऑफ लॉस्ट KE कितना हो जाएगा, बोलिए। 50% ऑफ लॉस्ट KE कितना हो जाएगा, 50/100 इंटू 1.98 जूल कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 1/2। 1.98 डिवाइडेड बाई 1/2 अगर हम लोग करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 0.99। अगर आप करके देखें तो आ जाएगा। पॉइंट को भूल जाइए, 29018 और फिर जो है 2 डेसिमल के बाद जो है यहाँ पे पॉइंट बैठा दीजिए। तो ये हो जाएगा 0.99 जूल, ठीक है। अब ये जो 50% का लॉस है, ठीक है, 50% का जो लॉस निकला, यही लॉस किस में जा रहा है, आइस में जा रहा है। फिर से मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोमेंटम को कंजर्व करेंगे। मोमेंटम कंजर्व करने के बाद वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी निकालने के बाद क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस्ट कैसे हो रहा है। और जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस्ट होगा उसका 50% निकालेंगे। वो 50% किस में जा रहा है, आइस में जा रहा है, ठीक है। तो 0.99 जूल यही किस में जा रहा है, आइस में जा रहा है। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे कि जब ये पार्टिकुलर चीज आइस में गया तभी आइस क्या होगा, पिघलना चालू करेगा, है कि नहीं। तो अब अगर हम इसको निकालें, हाउ मच आइस विल मेल्ट, यानी कि इसका जो पार्टिकुलर हीट होगा वही क्या करेगा, आइस के मास को और उसके लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को क्या करेगा, आपस में कंबाइंड करेगा। तभी हमको मालूम चलेगा कि ये पार्टिकुलर चीज लॉस कैसे हो रहा है। तो हम यहाँ पे देख लेंगे। हमें पता है कि लॉस्ट जो है 0.99, यही क्या हो जाएगा, मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ क्या हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ आइस। तो 0.99 जूल यही क्या हो जाएगा, मास हम ले लेते हैं जितना आइस मेल्ट किया, और लेटेंट फ्यूजन ऑफ आइस 334 जूल पर ग्राम है। तो अब हम यहाँ से देख लेंगे 0.99 डिवाइडेड बाई 334 जूल। अब पर ग्राम है तो ग्राम कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये भी जूल में है। अब एक चीज देखिए, ये जूल से जूल क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, केवल मास बचेगा। और मास किस में बचेगा, ग्राम में बचेगा। तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 0.99 डिवाइडेड बाई 334। 334 इज नथिंग बट इट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। सो वी कंबाइन दिस टू थिंग्स, मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एंड आफ्टर दैट वी विल इक्वेट इट टू द particular lost in the kinetic energy, that is of 50%. And after the combination of both, we are going to determine this 0.99 divided by 334, that is equal to mass. तो यहाँ से हम इस चीज़ को देख लिए कि किस तरह से जो है सवाल बनते हैं। और इस तरह के सवाल जनरली जो है नीट वगैरह में काफ़ी पूछे जाते हैं। मतलब सीधा सवाल नहीं पूछेगा कि यार ये काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया तो इतना जूल है तो बताओ भाई वेलोसिटी क्या होगा, इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तो ये बढ़िया सवाल है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले मोमेंटम को कंजर्व, सबसे पहले हम लोग मोमेंटम को कंजर्व करेंगे। मोमेंटम कंजर्व करने के बाद एनर्जी को जो है हम लोग क्या करेंगे, लॉस करेंगे। लॉस करने के बाद उस पार्टिकुलर एनर्जी का 50% निकालेंगे। 50% निकालने के बाद फिर जो पार्टिकुलर चीज़ आएगा उसको हम लोग मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से इक्वेट करेंगे। तभी हमको मालूम चलेगा कि जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ वो एक्चुअली में किस तरह से आइस के मास को जो है मतलब कि ये किया, फ्यूज करने का काम किया। तो इस तरह से 0.99 डिवाइडेड बाय 334 करेंगे तो वी विल गेट द मास दैट इज मेल्टेड बाय दिस पार्टिकुलर लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी। तो ठीक है, आप चाहे तो इसको बढ़िया से देख सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो इसको देख के एक बार आप लोग नोट कर लीजिए या ट्राई कीजिए जैसे भी। तो अब हम लोग जो है एक नए सवाल पे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि एक सवाल होता है कि जो नीट में जनरली पूछा जाता है मेडिकल्स की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एक्चुअली में होता क्या है कि कोई भी चीज़ जो है अपना टेम्परेचर अपने इनिशियल टेम्परेचर से
टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिक्रीज करता है तो वो जो होता है एक्चुअली में एक फंक्शन होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट का, जिसको हम लोग अल्फ़ा बोलते हैं, है ना। तो अल्फ़ा जो होता है एक्चुअली में वो अल्फ़ा का खुद का भी एक रिलेशन होता है सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ। तो इस तरह से हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के सवाल को देखते हैं। अभी हम लोग एक क्वेश्चन भी करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में, और हम लोग समझेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं। तो चलिए एक सवाल हम खुद से फ्रेम कर देते हैं। मान लीजिए ए बॉडी, एक मिनट थोड़ा मैं मार्कर ये कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे ए बॉडी cools from 60 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस इन 10 मिनट, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे निकालना है व्हाट विल बी द टेम्परेचर, व्हाट विल बी द टेम्परेचर आफ्टर नेक्स्ट 10 मिनट, what will be the temperature after next 10 minutes if temperature of surrounding is 10 डिग्री सेल्सियस। तो हमको यहाँ पे ये देखना है कि 60 से 40 डिग्री पे ये कूल हुआ 10 मिनट में, और ये जो 10 मिनट है एक्चुअली में ये टाइम होता है, ठीक है ना। तो व्हाट विल बी द टेम्परेचर आफ्टर नेक्स्ट 10 मिनट, अगले 10 मिनट में इसका टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह का जो सवाल होता है हम लोग किससे यूज करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो होता है उसमें फंक्शन होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट का है के होता है, जिसको डी थीटा बाई डी टी के टर्म में हम लोग यूज करते हैं, या अल्फा भी यूज करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है 60 से 40 डिग्री पे बदला, ठीक है ना। तो अगर हम इसको T1 मान लेते हैं, इसको T2 मान लेते हैं, तो T1 माइनस T2 बाई टी इक्वल टू अल्फा टाइम्स T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस का टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये T1 है 60 डिग्री सेल्सियस, T2 क्या है 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस माइनस 40 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 10, ये टाइम है, ये 10 क्या है टाइम है, 10 मिनट में ठंडा हुआ, अल्फा टाइम्स ऑफ 60 प्लस 40 बाई 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं। अब यहाँ से हम लोग यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, 60 माइनस 40 करेंगे कितना होगा 20, 20/10 करेंगे, ठीक है। अल्फा टाइम्स ऑफ 60 प्लस 40 कितना हो गया 100, 100 डिवाइडेड बाई 2 ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री माइनस 10, ठीक है। अब हम यहाँ से यूज करेंगे तो 20/10 करेंगे, ये कितना हो जाएगा अल्फा इंटू 40। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी अल्फा क्या हो जाएगा 2/40। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1। अब देखिए ये जो अल्फा हुआ ये एक्चुअली में है क्या, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, इसको के भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि अल्फा ही बोलेंगे, के इक्वल के इंटू डी थीटा बाई टी टी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो ये के भी होता है, इसको अल्फा भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम देखेंगे कि जब ये 60 से 40 गया तो अब क्या हो रहा है कि अब दोबारा 40 से कुछ और घटना चाहेगा 10 मिनट में, है कि नहीं। तो वो चीज़ हमको निकालने के लिए इस अल्फा का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ देख लेते हैं पार्टिकुलर चीज़ कि अब 60 से 40 गया, तो अब 40 से कोई टी टेम्परेचर जाएगा, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 40 डिग्री माइनस का टी डिवाइडेड बाई 10 मिनट इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ 40 प्लस टी बाई 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग वही है 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे देख लेंगे 40 डिग्री माइनस टी बाई 10, अल्फा कितना ले लेंगे 2/40, अल्फा कितना ले लेंगे 2/40, ये 40 प्लस टी डिवाइडेड बाई 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, आराम से हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 20 टाइम्स में, और ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स में। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, 2 इंटू 40 माइनस टी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 2, अगर यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस टी माइनस 20, है ना। तो अब हम यहाँ से देखेंगे, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4,
4 टाइम्स ऑफ 40 माइनस टी इक्वल टू 40 प्लस टी माइनस 20। जल्दी जल्दी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 160 डिग्री माइनस का टी इक्वल टू 40 माइनस 20, ये कितना हो जाएगा 20 प्लस का टी, 20 डिग्री प्लस का टी। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे आराम से हम लोग, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा टेम्परेचर 160 डिग्री माइनस का 20, ये कितना हो जाएगा 2T के बराबर। तो 160 माइनस 20 कितना हो गया 140 2T के बराबर। तो T कितना हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस, है ना। टेम्परेचर कितना हो जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस। फिर से कैलकुलेशन देख लीजिए, ये 10 था यहाँ पर जो भी था, है कि नहीं। हम अल्फा की वैल्यू पुट किए 20 टाइम्स में कैंसिल किया, फिर इसको पार्टिकुलर टर्म से कैंसिल कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ एलसीएम ले लिए, 40 प्लस टी माइनस 20 कर दिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई किए 40 माइनस टी, ये कितना हो जाएगा 160 माइनस, सॉरी एक गलती यहाँ पे हो गया 160 माइनस ये क्या हो जाएगा 40 होगा ना, कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ देख लीजिए कैलकुलेशन एक्चुअली मैं इसीलिए चेक कर रहा था, ये जो पार्ट है 160 माइनस 4T, ये कितना हो जाएगा 20 प्लस टी। फिजिक्स वालों का थोड़ा मैथ्स क्या होता है वीक होता है कैलकुलेशन, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, 160 माइनस 40, तो 160 माइनस 20, ये कितना हो जाएगा 5T के बराबर। तो 160 माइनस 20 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 160 माइनस 20 कर लेंगे 140 डिवाइडेड बाय 5 कर लेंगे, यही हो जाएगा टेम्परेचर, है ना, डिग्री सेल्सियस में। तो इसको जो है हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 140 डिवाइड बाई कीजिए तो 5 2 जा 10 और 5 8 जा 40, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा 28 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक्चुअली में मैथमेटिक्स फिजिक्स में क्या डिफरेंस होता है, जो फिजिक्स पढ़ाते हो मैथ पढ़ा लेंगे, लेकिन जो मैथ पढ़ाते हो फिजिक्स पढ़ाना तो दूर की बात छू भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हम कैलकुलेशन में गलती हो जाती है कोई बात नहीं, लेकिन उतना चलता है। चीज़ों को मेन है कि मेन कंसेप्ट को हम लोग को समझना है कि एक्चुअली में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कह क्या रहा था, कि ये जो टेम्परेचर होता है एक्चुअली में किस तरह से बदलता है सराउंडिंग के साथ। वो सराउंडिंग जो होता है एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट के होता है, दैट इज इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ से टी जो निकला वो कितना निकला 28 डिग्री सेल्सियस निकला। दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। आप चाहे तो इसको देखकर जो है वीडियो को रोककर इसको नोट भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग एरो सीरीज़ के एक दो सवाल देखें। कभी कभी नीट वगैरह में जो है सर्कुलर पर भी बेस्ड सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो एक छोटा सा सवाल मैं खुद से जो है फ्रेम करता हूँ और उसको देख लेंगे किस तरह से हम लोग करते हैं। तो जैसे मान लीजिए वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम ले लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि वेलोसिटी जिस जिस तरह से बदल रहा है उस तरह से क्या हो रहा है टाइम के साथ वो चेंज हो रहा है। जैसे जैसे टाइम बदल रहा है उस तरह से क्या हो रहा है वेलोसिटी भी बदल रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम मान लेते हैं वेलोसिटी इक्वल टू 6t, इस 6t में हमको ये पता करना है कि टेंजेंटियल एक्सीलरेशन क्या होगा, नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या होगा और टोटल एक्सीलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो नॉर्मल एक्सीलरेशन होता है वो सेंटर के अलोंग होता है, उसको रेडियल एक्सीलरेशन भी बोलते हैं। और टेंजेंटियल एक्सीलरेशन होता है जो वेलोसिटी के बदलने के वजह से होता है ना। तो नॉर्मल एक्सीलरेशन जो होता है वो सर्कुलर मोशन चाहे कांस्टेंट हो या यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, रेडियल या नॉर्मल एक्सीलरेशन हमेशा एक्ट करेगा। लेकिन टेंजेंटियल एक्सीलरेशन जरूरी नहीं है हमेशा एक्ट करे। वो क्या होगा, वेलोसिटी अगर बदला तभी एक्ट करेगा, नहीं बदला वेलोसिटी कांस्टेंट रही तो टेंजेंटियल एक्सीलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के सवाल देंगे और नीट में कई बार पूछता है, नहीं भी तो 10 बार नीट में ये सब चीज़ पूछ चुका है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं। टेंजेंटियल एक्सीलरेशन सिंपल हम बता देते हैं क्या होता है। टेंजेंटियल एक्सीलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो d बाई dt कर लेंगे और यहाँ पे 60 पुट करेंगे, है कि नहीं। 6 है क्या, कांस्टेंट है, तो उसको क्या करेंगे डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल देंगे। तो 6 इंटू dt बाई dt, फाइनली ये जो निकला 6 निकला, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये टेंजेंटियल एक्सीलरेशन हो गया। अब अगर हम देखें कि एट टाइम 2 सेकेंड पर हमको नॉर्मल एक्सीलरेशन पता करना है, तो नॉर्मल एक्सीलरेशन 2 सेकेंड में हम क्या कर लेंगे, v इक्वल टू 6 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। और a नॉर्मल जो होता है वो क्या होता है v स्क्वायर बाई आर, ठीक है, v स्क्वायर बाई आर। और v को अगर हम r ओमेगा लिखें तो ओमेगा स्क्वायर आर भी होता है। तो v हमको मालूम है 12 मीटर पर सेकेंड, और रेडियस हम मान लेते हैं कुछ 10 मीटर रेडियस ले लेते हैं, सपोज 10 मीटर के रेडियस में घूम रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 10, यानी 14.4 मीटर पर सेकेंड। और अगर हम टोटल एक्सीलरेशन की बात करें तो ये जब सर्कुलर मोशन होता है, इधर देख लीजिए भैया टेंजेंटियल लगता है और सामने क्या लगता है, नॉर्मल एक्सीलरेशन लगता है। ये नॉर्मल लगता है, ऊपर क्या होता है, टेंजेंटियल होता है। और यहीं से हम लोग थीटा बनाते हैं, है ना, एक को अल्फा मान लेते हैं और दूसरे को क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। और यही होता है ए टोटल टेंजेंटियल का स्क्वायर और नॉर्मल का स्क्वायर। अब ए टोटल नॉर्मल के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और ए टोटल टेंजेंटियल के साथ क्या बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है। तो हमसे ये भी पूछ सकता है कि एंगल अल्फा क्या है, एंगल बीटा क्या है। अगर एंगल अल्फा बोलेगा तो हम क्या लेंगे, इस पार्टिकुलर को क्या ले लेंगे, परपेंडिकुलर, और नीचे वाले को क्या ले लेंगे, बेस, यानी टेंजेंटियल को परपेंडिकुलर लेंगे, नॉर्मल को बेस लेंगे, तभी हम अल्फा निकाल लेंगे 10 अल्फा। और अगर 10 बीटा पूछेगा तो हम क्या कर लेंगे, ये पार्टिकुलर नॉर्मल को परपेंडिकुलर लेंगे और टेंजेंटियल को क्या लेंगे, बेस लेंगे, और इस तरह से हम 10 बीटा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। या अल्फा निकाल के 90 माइनस अल्फा कर देंगे तो बीटा निकल जाएगा। तो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए ए टोटल जो होता है ये होता क्या है, क्या होता है बोलिए, अंडर रूट ए नॉर्मल का स्क्वायर और ए टेंजेंटियल का स्क्वायर। ए नॉर्मल क्या हो जाएगा मेरा, ए नॉर्मल क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल चुके हैं 14.4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो भी सॉल्व कीजिएगा, जो भी आंसर आएगा, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो भी आएगा दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दैट पार्टिकुलर टोटल एक्सीलरेशन। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और सवाल क्या पूछा जाएगा आपसे, अल्फा बीटा निकालने पूछेगा। तो अल्फा पूछेगा तो आप समझ जाइएगा कि हमको टेंजेंटियल को परपेंडिकुलर लेना है, नॉर्मल को बेस लेना है। और अगर बीटा निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल को परपेंडिकुलर लेंगे, टेंजेंटियल को बेस लेंगे। और इस तरह से हम अल्फा भी निकाल सकते हैं, बीटा भी निकाल सकते हैं। तो ये सर्कुलर मोशन में सवाल पूछे जाते हैं। या कभी कोई चीज़ घूम रहा है कि नहीं, उसमें सेंटीपिटल फोर्स लगता है। तो सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंटर के अबाउट mv स्क्वायर बाई आर होता है ना। तो उस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं, है ना। और सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। तो लगे रहिए, बने रहिए एरो सीरीज़ के साथ, बहुत सारे सवाल होंगे, ठीक है। मैग्नेटिज्म पे, इलेक्ट्रोस्टैट पे एकदम फोड़ के रख देंगे एक एक चीज़, ठीक है। तो एरो सीरीज़ के साथ जुड़ के रहिए। बहुत ज़्यादा मैं सवाल नहीं कराऊंगा, कम ही कराऊंगा, लेकिन अच्छे सवाल कराऊंगा। तो ठीक है, एरो सीरीज़ का जुड़ के रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।